नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका सबसे अहम टॉपिक राष्ट्रीय आय है। ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़ान CGPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020। यह टेस्ट सीरीज विगत 9 वर्षों से संचालित की जा रही है। इस बार इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि यह टेस्ट सीरीज पूर्णतः ऑनलाइन है। साथ ही साथ इसमें जो भी व्याख्या दी जाएगी, टोटल इसमें 51 टेस्ट हैं। 51 टेस्टों का जो व्याख्या होगा, उत्तरों का जो विश्लेषण होगा, वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन की व्याख्या आपको उस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ इसे आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट udanexam.com/उड़ान पर आपको लॉगिन करना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। इसके अलावा आप हमारी उड़ान की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और सारे वीडियो लेक्चर्स आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कुछ प्रकाशंस हैं जो आपके लिए लेकर के आए गए हैं। हर सब्जेक्ट के कुछ विशिष्ट प्रकाशन हैं जिसमें मुख्य परीक्षा हो या व्यापम की परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय, जो हमारा टॉपिक है आज का। इसमें राष्ट्रीय आय को शुरू करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि आय क्या होता है। ठीक है, देखिए आय के बारे में हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहता है? आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम स्वरूप जो उत्पाद सृजित होता है उसका मौद्रिक मूल्यांकन आय कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड हैं जैसे आर्थिक गतिविधि, सकारात्मक परिणाम, उत्पाद और मौद्रिक मूल्यांकन। इन टर्म्स को अगर हम समझ जाते हैं तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आय क्या होता है, और इसके बारे में हम देख करके साथ ही साथ समझ लेंगे कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है, अनार्थिक गतिविधि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास आर्थिक गतिविधि। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हम एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति को लेते हैं जिसका नाम है सुरेश। ठीक है, सुरेश एक किसान मजदूर फैमिली से बिलोंग करता है जो रोजी रोटी कमाता है। इसकी दिनचर्या के बारे में बात करें तो ये घर से सुबह सुबह निकल करके जब आगे बढ़ता है तो वो एक मंदिर के पास पहुंचता है जहां वो भगवान से कुशल मंगल की कामना करता है, और आगे बढ़ता है तो उसे कुछ लोग मिलते हैं उसके गांव के जो आपस में सामूहिक परिचर्चा कर रहे होते हैं समसामयिक मुद्दों पर। ठीक है, वो भी यहाँ पर बैठ करके चर्चा करता है। चर्चा करने के बाद वो आगे बढ़ता है तो देखता है कुछ लोग खेत में धान काट रहे होते हैं। वहां पर खेत का मालिक भी होता है। खेत का मालिक सुरेश को बुला के कहता है कि अगर तुम मेरे खेत में आज दिन भर काम करते हो तो मैं आज शाम को तुम्हें 300 रुपए का भुगतान करूंगा। ठीक है, सुरेश यह देख के खुश हो जाता है कि मुझे आज का काम मिल गया, और वह दिन भर कड़ी मेहनत करता है उस खेत में, और उस खेत के मालिक को धान काट कर उस धान को अलग करके और उसे सौंपता है। अंत में उसे 300 रुपए का भुगतान किया जाता है। यह 300 रुपए लेकर के जब वो वापस घर पहुंचता है तो घर में जाकर कहता है कि ये मेरी आज की आय है। ठीक है, यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है? गतिविधियां। सुरेश ने पूरे दिन भर में क्या क्या गतिविधि की? तो एक, उसने मंदिर जब गया उसके बाद वो सामूहिक परिचर्चा में भाग लिया, और तीसरा उसने खेत में काम किया। आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों कामों में से किस काम के लिए उसे आय प्राप्त हुई? अगर हम ध्यान से देखें तो ना तो मंदिर में वो आय प्राप्ति के उद्देश्य से गया था, ना ही वो सामूहिक चर्चा में आय प्राप्ति के उद्देश्य से गया था। वह आय प्राप्ति के उद्देश्य से कौन सा काम कर रहा था? खेत में मजदूरी का काम कर रहा था। ठीक है, मतलब आर्थिक गतिविधियों का परिणाम, ठीक है, उसे किस रूप में प्राप्त हुआ? आय के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सब गतिविधियां कौन सी हैं? ये गतिविधि है, देखिए, अनार्थिक गतिविधि। अनार्थिक गतिविधि के अंतर्गत जिसका उद्देश्य हमारा
कभी भी ये नहीं होता कि हम आर्थिक लाभ प्राप्त करें। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है तो वो क्या कहलाता है? आर्थिक गतिविधि। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जब धोनी छोटा रहा होगा, गली में क्रिकेट खेलता रहा होगा, तो कभी उसे उसके लिए पैसे नहीं मिले होंगे। लेकिन जब वो इंडियन क्रिकेट के लिए टीम के लिए खेलना स्टार्ट किया, भारत के लिए खेलना स्टार्ट किया, तो बीसीसीआई उसको पेमेंट करता था। ठीक है, तो वो खेलना उसके लिए बाद में क्या हो गया? बाद में खेलना उसके लिए क्या हुआ? आर्थिक गतिविधि हो गया। आप में से बहुत सारे लोग दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके बदले आपको धन की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाता है? आर्थिक गतिविधि। मतलब आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? आर्थिक गतिविधि। तो हमने यहाँ पर देखा कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है और अनार्थिक गतिविधि क्या होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सकारात्मक परिणाम क्या होता है। सकारात्मक परिणाम देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से सुरेश को। सुरेश के पास 1 एकड़ जमीन है, वो उसमें क्या करना चाह रहा है? कुछ फसल का उत्पादन करना चाह रहा है। तो उसने पता किया तो उसे पता चला कि आलू की खेती बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो सुरेश गया, मार्केट से बीज लेकर के आया, खाद लेकर के आया और बहुत सारी चीजों की जो आवश्यकता होती है वो सब कुछ लेकर के आता है और अपने पूरे 1 एकड़ प्लॉट में क्या करता है? आलू की खेती करता है। सुरेश आलू की खेती कर रहा है आर्थिक लाभ के उद्देश्य से। मतलब ये क्या होगा? यह एक आर्थिक गतिविधि होगी। ठीक है, उसने लगाया, पूरा पूंजी लगाया, मेहनत किया, लेकिन होता क्या है? मौसम अनिश्चित होता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एक दिन की बात है, अचानक से बहुत तेज बारिश होती है और सिर्फ ना कि बारिश साथ ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उसका फसल बर्बाद हो जाता है। ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हुए फसल की मार्केट में कीमत नहीं मिलती है और उसे भारी नुकसान होता है। अर्थात उसका जो परिणाम था वो सकारात्मक ना होकर कैसा हो गया? नकारात्मक परिणाम हुआ। तो क्या नकारात्मक परिणाम की वजह से उसे आय की प्राप्ति होगी? कोई इनकम प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सकारात्मक परिणाम का होना जरूरी है किसी भी आर्थिक गतिविधि में। जैसे लास्ट टाइम अगर हमने देखा कि उसने धान के खेत में जा करके मेहनत किया और जब उसने खेत के मालिक को धान निकाल करके दिया तब उसे आय की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आलू के खेत में जब वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसे अंत में जो उत्पाद है वो नकारात्मक मिल रहे हैं, परिणाम जो है नकारात्मक मिल रहे हैं, अच्छे आलू नहीं प्राप्त हुए। तो क्या हुआ? उसके लिए नकारात्मक परिणाम हुआ और इसकी वजह से उसे क्या नहीं मिलेगा? आय की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उत्पाद की। यहाँ पर उसने उत्पाद तैयार किया, क्या? आलू। अब आलू को मैं आय नहीं कह सकता, आलू उसके लिए क्या एक उत्पाद है। जब इस आलू का, इस उत्पाद का मौद्रिक मूल्यांकन होगा, अगर उसका खेत बहुत अच्छा रहता, अगर मौसम ने साथ दिया होता और सकारात्मक परिणाम उसे प्राप्त होता, तो उत्पाद के रूप में उसके पास क्या आता? बहुत सारे आलू, कई टन आलू प्राप्त करता। और उस आलू को जब वो मार्केट में बेचने जाता और उसका जब मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता तो उससे उसे कुछ धन की प्राप्ति होती और वही क्या कहलाता? उसके लिए आय कहलाता। तो आय का डेफिनेशन हम क्या देख रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम के स्वरूप जो उत्पाद सृजित होता है उसका मौद्रिक मूल्यांकन क्या कहला रहा है? आय कहला रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या सीखे? आर्थिक गतिविधि, अनार्थिक गतिविधि, आय क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहले एक चीज क्लियर करूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर ही, लेकिन राष्ट्रीय आय में आने से पहले मैं आपको बता रहा हूं आय क्या होता है और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, अभी हम अब चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। गतिविधि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें से अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 3 भाग ही मुख्य हैं। बाकी हम पढ़ेंगे तो इन 5 भागों के बारे में और एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि क्या होती है और उसके बाद फिर देखेंगे द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि क्या होती है? एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वे सभी आर्थिक गतिविधियां जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होता है प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। इसे मैं दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि ऐसे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं या संबंधित हैं और जिनके उत्पाद
प्राकृतिक होते हैं वे प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे लेके देखते हैं। यहाँ है गेहूं की खेती। एक किसान खेत में जाता है और गेहूं की बुआई करता है। एक किसान, सुरेश को ले लेते हैं। सुरेश क्या अपने खेत में गेहूं की बुआई करता है। प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में वो बड़ा होता है, ग्रो करता है। ठीक है, और अंत में जब उसकी साफ सफाई करने के बाद उसे क्या मिल रहा है, गेहूं। तो ये प्राकृतिक रूप से बड़ा हुआ, प्रकृति से प्राप्त हुआ, और उसका फॉर्म कैसा है, नेचुरल फॉर्म है। गेहूं एक नेचुरल फॉर्म है। तो फसल जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। वैसे ही हम देखते हैं पशुपालन। पशुपालन में भी अगर देखा जाए तो ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, और उसका फॉर्म भी कैसा है, प्राकृतिक है। इसलिए पशुपालन भी किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। आगे देखते हैं मछली पालन। मछली पालन में भी हम क्या देखते हैं कि हम बीज लेकर के आते हैं, तालाब में डालते हैं, वो नेचुरली ग्रो करता है, और उसके बाद हमें जो मछली प्राप्त होती है, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियां, ये भी प्राकृतिक से जुड़ी हुई हैं, और इसका उत्पाद भी प्राकृतिक होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, फिर है वानिकी। वानिकी में भी देखिए, जब आपको कभी घर बनाना होता है या कोई और भी काम हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, जंगल से लकड़ियां लेते हैं, तो वो भी नेचुरल ही है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे प्राप्त होता है। खनन की बात करें तो देखिए, जब तांबे का आविष्कार हुआ या लोहे का आविष्कार हुआ, तो ये भी हमें खनन से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, खनन जब करते हैं हम, किसी जगह पे खुदाई की जाती, माइनिंग की जाती है, तो हमें वहां से कोयला प्राप्त होता है। तो कोयला भी क्या है, नेचुरल फॉर्म है, हम उसमें कोई बदलाव नहीं करते, हम उसके काला कलर नहीं प्रदान करते हैं, वो नेचुरली काला है, हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सभी चीजें, या यूं कहें कि मानवीय सभ्यता का जब विकास हो रहा था, तो प्राथमिक चरणों में इन्होंने जिन जिन कार्यों को किया, या जिस प्रकार से प्रकृति संसाधनों का दोहन किया, वो सभी किसके अंतर्गत शामिल किए गए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वे सभी आर्थिक गतिविधियां जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियां। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियां पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। ऐसी सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाती हैं तथा नवीन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सुरेश के बारे में, और अब उसका एक दोस्त है रमेश, इसके बारे में देखते हैं। सुरेश क्या कर रहा था, फार्मिंग कर रहा था, खेती कर रहा था, लेकिन रमेश क्या करता है, रमेश इसके पास एक फैक्ट्री है जिसमें वो ब्रेड बनाता है। तो वो क्या करेगा, सुरेश ने जो गेहूं का उत्पादन किया है, उस गेहूं को रमेश खरीद लेता है, और रमेश उसमें वैल्यू एडिशन करता है। ठीक है, और उसे वह ब्रेड में बना करके सप्लाई करता है, बेचता है। तो रमेश ने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को, गेहूं प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, उसने उसे खरीदा और वैल्यू एडिशन किया, उसका आटा बनाया, उसका ब्रेड बनाया, और उसे मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। कहां पर, फैक्ट्री में, कारखानों में। अगर छोटे स्तर पे काम करना हो तो किया जा सकता है, लेकिन जब आप बड़े स्तर पे काम करते हैं तो ये काम कहाँ होता है, उद्योगों में होता है। तो रमेश जो है एक फैक्ट्री का मालिक है जहां पर वो ब्रेड बनाता है। ठीक है, अर्थात जो उद्योग हैं, निर्माण हैं, ये सभी किस में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक टर्म है उद्योग, और यहीं से मुझे एक वर्ड समझ में आता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आधारभूत उद्योग क्या होता है। हम देखते हैं आधारभूत उद्योगों के बारे में। चलिए, आधारभूत उद्योग क्या होता है। ठीक है, इसे कोर सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, और ये पीएससी प्री या व्यापम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन लिखा है। वे उद्योग जो किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति में आधारभूत भूमिका का निर्वाह करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहा गया है, जिनके नाम स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप इसे जरूर याद रखें, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे लिखा हुआ है, विद्युत उत्पादन हमारे लिए आधारभूत उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कैसे है, विद्युत का उत्पादन जब होता है तो देखिए, आप देखिए जितने भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, आपके घरेलू इस्तेमाल भी हो रहे हैं, तो उनमें लगने वाले बहुत सारी चीजें बिना विद्युत के चल ही नहीं सकती।
आज हमारा जीवन विद्युत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए ये ऑनलाइन क्लास प्रिपेयर कर पा रहा हूं तो इसमें मुझे विद्युत की अहम आवश्यकता है। तो विद्युत क्या है या ऊर्जा सेक्टर क्या है, ये आधारभूत उद्योग के अंतर्गत शामिल होता है। ऐसे ही कोयला के बिना विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता, बहुत सारे पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, कोयला। इस्पात उद्योग, अगर लोहा नहीं बनाया जाएगा तो फिर बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, जैसे रेल की पटरियां नहीं बन सकती हैं, आपका घर नहीं बन सकता है। तो ऐसे कुल 8 उद्योगों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, जिनके नाम यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें याद रखें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आय क्या होता है, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, अनार्थिक गतिविधि क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। और अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं और जिनका उत्पाद भी प्राकृतिक होता है, वो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि कहलाती हैं। तो इसमें पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, निर्माण को छोड़ करके। तो इसका आंसर क्या होगा, निर्माण क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग में शामिल नहीं है। तो अभी हमने देखा आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो उसके अंतर्गत इस्पात शामिल था, प्राकृतिक गैस शामिल थे, ऑयल रिफाइनरी शामिल था, लेकिन रसायन उद्योग शामिल नहीं था। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, रसायन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आगे हम देखेंगे तृतीयक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राज्य की आय क्या होती है, और उसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। इन सभी चीजों पर आगे हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।